फर्स्ट क्लास ऑफ ड्राफ्टिंग और चैप्टर नंबर 1 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट को बच्चों आज हम कवर कर रहे हैं और टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, क्योंकि देखो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इस सब्जेक्ट में नया कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ें हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर, इवन दो एग्जीक्यूटिव लेवल पर या प्रोफेशनल लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर पढ़ते हैं, उन्हीं सारे एस्पेक्ट्स की, उन्हीं सारी एक्टिविटीज़ की, उन्हीं सारी वर्किंग्स की डॉक्यूमेंट कैसे बनाने हैं, ड्राफ्ट चीज़ों को कैसे करना है, ये सारे कंसेप्ट्स इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको पढ़ाए जाते हैं। इवन दो कोर्ट के दौरान आपने अपनी अपीयरेंसेस कैसे रखनी है, ऐसी कुछ गाइडेंस लेटर ऑन दिस सब्जेक्ट आपको दी जाएंगे। वेरियस टाइप के डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार किए जाएंगे और डीड्स, डॉक्यूमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट मैटर की कहीं ना कहीं यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन भी किए जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो चैप्टर है वो हमारी नॉलेज को हमने कैसे वेरियस अथॉरिटीज के सामने बाय वे ऑफ ड्राफ्टिंग प्रेजेंट करना है। और ड्राफ्टिंग की जब हम बात करें, जब हमने किसी अथॉरिटी के साथ कम्युनिकेशन करना होता है तो उस कम्युनिकेशन को फॉर्मलाइज्ड करके, ड्राफ्ट करके, एक सही मैनर में कंटेंट को प्रिपेयर करके हमें सेंड करना होता है। तो उस कंटेंट को प्रिपेयर कैसे करें, ये सारी बातें हमें यहां पर सीखने को मिलेंगी। तो एज सच हम कुछ नया कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे, बट जो कंसेप्ट हमने पढ़ चुके हैं, जो कंसेप्ट हम सीख चुके हैं, उन्हीं कंसेप्ट्स को कहीं ना कहीं बाय वे ऑफ ड्राफ्टिंग कहीं ना कहीं हमें एक तरीके से रिवाइज कराया जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स बनाना हमें इधर सिखाया जाएगा। अगर इस पेपर की बात करें तो ये ड्राफ्टिंग का पेपर जरूर है, लेकिन यहां पर ड्राफ्टिंग के पोर्शन के साथ साथ लेटर ड्राफ्ट करवाना, डीड ड्राफ्ट करवाना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नोटिस, एजेंडा, इन सारी चीजों को ड्राफ्ट करना सिखाया जाता है। वेरियस कॉमर्शियल एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने सिखाए जाते हैं। इसके साथ साथ जब एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो वहां पर जो इस रूट का ट्रेंड रहा है ड्राफ्टिंग के पेपर में, वो करीब करीब 60% तक क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, जो कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमने डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर बहुत अच्छे तरीके से स्टडी भी किए होते हैं और अब भी उन एस्पेक्ट्स को हम कवर अप करेंगे। कुछ ऐसी नई डेफिनेशन, नई कंसेप्ट, नई डिफरेंशिएशन भी सीखेंगे जो इस सब्जेक्ट में नए होंगे, वो भी थ्योरेटिकली पूछ लिए जाते हैं। और कई बार ऐसा रहा है 30% से लेके 50% तक के डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ड्राफ्टिंग भी आपसे करा ली जाती है। तो अच्छा पेपर है, स्कोरिंग पेपर है, स्कोर इस पेपर में अच्छा मिल जाता है। मतलब एग्जामिनेशन आने के पेपर में चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक तो बहुत सारी रटी रटाई चीजें पास्ट की हमारे को रिवाइज करने को इसमें आ जाती हैं, जिनको हम अच्छा प्रेजेंट कर पाते हैं। दूसरा, कई बार लेटर ड्राफ्ट करना या डिफरेंट डिफरेंट तरीके की डीड, रेजोल्यूशंस वगैरह ड्राफ्ट करने के जो फॉर्मेट्स होते हैं वो मोरलेस सेम होते हैं, इसलिए एक फॉर्मेट को हमने अगर अच्छे से सीख लिया तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स हम कई बार बना पाते हैं। तो उस दौरान मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़े जाते हैं। तो मतलब एक ऐसा पेपर है जो अच्छे मार्क्स आपको दिला सकता है, साथ ही साथ में आपके नॉलेज को किस तरीके से प्रेजेंट करके आपने वेरियस अथॉरिटीज, कोर्ट्स वगैरह के सामने प्रेजेंट करना है, इवन तो कोर्ट में कैसे अपीयरेंसेस करना है, ये सारे सब्जेक्ट में सिखाया जाएगा। तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के रिगार्ड में ये चैप्टर नंबर 1 दिया गया है। चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि सर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट सीखने से पहले एटलीस्ट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं ये हमको जानना चाहिए, ये हमको सीखना चाहिए। तो आगे हमने बात करी एज पर द जनरल डेफिनेशन गिवन इन द कॉलिंस डिक्शनरी। जब जनरल डेफिनेशंस की बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट इज वन और मोर ऑफिशियल पीस ऑफ पेपर। जब जब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो ये एक या एक से ज्यादा ऑफिशियल पीस ऑफ पेपर्स हो सकते हैं विद राइटिंग ऑन दैम। बोला जो भी ऑफिशियली चीजें इस्तेमाल की जा रही जिन पे कुछ भी मेंशन है, कुछ भी राइट डाउन है,
ऑफिशियल कम्युनिकेशन में, बिजनेस कम्युनिकेशन में जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, आप उन्हें डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। द टर्म डॉक्यूमेंट इज सो इंपरेटिव एंड ब्रॉड, बोला कि जब डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा काफी ब्रॉड टर्म होता है। साथ ही साथ में लेजिस्लेशन हैव डिफाइंड इट डिफरेंटली, साथ ही साथ में इन्होंने बोला टाइम टाइम पर लेजिस्लेशन ने डॉक्यूमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कहीं ना कहीं डिफाइन किया है। और बोला डॉक्यूमेंट्स की जब हम बात करेंगे, जब डिफरेंट डिफरेंट लेजिस्लेशन में इसे डिफाइन किया गया, तो इन्होंने बोला कि जैसा लेजिस्लेचर की इंटेंट के अकॉर्डिंगली वो फिटेड होता है, बी फिटेड होता है, उसके भी फिटिंग होती है उसकी, उसके अकॉर्डिंगली ही कहीं ना कहीं टाइम टाइम पर डॉक्यूमेंट को दिखाया गया है। तो जब किसी स्टैच्यू को इनैक्ट किया जाता है, बनाया जाता है, उस दौरान जो लेजिस्लेशन की जो इंटेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली भी टाइम टाइम पर डॉक्यूमेंट को डिफरेंट डिफरेंट मैनर में डिफाइन किया गया है। डॉक्यूमेंट वर्ड एक काफी ब्रॉडर टर्म है। आगे हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट लेजिस्लेशंस के अकॉर्डिंगली बात करेंगे, लॉज के अकॉर्डिंग। जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, हैज गिवन एन इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अकॉर्डिंग सेक्शन 213, डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड एनी मैटर रिटन, एक्सप्रेस्ड, डिस्क्राइब्ड। बोला कि जब डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो कोई भी ऐसा मैटर जो रिटन में है, एक्सप्रेस्ड है, डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर। बोला कि कुछ भी कंटेंट एक्सप्रेस्ड है, रिटन है, डिस्क्राइब्ड है, चाहे वो लेटर पर, फिगर्स और मार्क्स, और मोर देन वन ऑफ दोज मींस विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। बोला कि जब जब किसी मैटर को रिकॉर्ड करने के पर्पस से, चाहे वो रिकॉर्डिंग किसी पेपर पर हो, किसी लेटर पर हो, रिकॉर्डिंग या कुछ सब्सटेंस को जब आप सेफ गार्ड रखना चाहते हैं किसी डॉक्यूमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो उसे कहीं ना कहीं हम डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में रखेंगे। तो जनरल क्लॉज एक्ट 1897 भी कहीं ना कहीं जब डॉक्यूमेंट की बात करता है तो एनी मैटर, कोई भी मैटर, यहां पर चाहे वो रिटन में हो, एक्सप्रेस्ड हो, डिस्क्राइब्ड हो अपॉन एनी सब्सटेंस, तो इन दैट पर्टिकुलर मैटर को या उस सब्सटेंस को कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। अब वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, मैटर उस पर कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पेपर पर हमने कुछ भी कंटेंट नोट डाउन कर रखा है और वो पेपर लेटर के फॉर्म में है, तो कहीं ना कहीं वो डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में आ जाएगा। तो जनरल क्लॉज एक्ट ने भी डॉक्यूमेंट को ब्रॉडली डिफाइन किया। अभी हम डॉक्यूमेंट्स के टाइप की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट के दोनों पैराग्राफ्स के अकॉर्डिंगली अगर हमने देखा जाए तो डॉक्यूमेंट का मीनिंग काफी ब्रॉडर निकल के आ रहा है। ऑफिशियल पर्पस से जिस कंटेंट को, जिस पीस ऑफ पेपर को, जिस राइटिंग को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा। जनरल क्लॉज एक्ट भी कुछ ऐसी बातें करता है कि डॉक्यूमेंट का ब्रॉडर मीनिंग होता है। पूरा डॉक्यूमेंट की जब बात करते हैं, इंक्लूड एनी मैटर written, expressed, described upon any substance। साथ ही साथ में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 36 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, 2 क्लॉज 36 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट इंक्लूड सम्मन्स, नोटिस, रेक्विजिशन, ऑर्डर, डिक्लेरेशन, form and register, whether issued, sent and or kept in presence of this act under any other law for time being in force or otherwise maintained on paper or in electronic form। भाई कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो इन्होंने कुछ इंक्लूड करके, ये भी इंक्लूड डेफिनेशन बताए, इंक्लूड करके कुछ एग्जांपल्स दिए। कोई सम्मन है, कोई नोटिस है, कोई रेक्विजिशन है, कोई ऑर्डर है, कोई डिक्लेरेशन है, कोई फॉर्म है, कोई रजिस्टर है, चाहे आपने इशू किया है, सेंड किया है और कैप्ट किया है, खुद मेंटेन किया है,
इन द पर्सन्स ऑफ दिस एक्ट, या तो कंपनी एक्ट की वजह से आपने मेंटेन किया है या किसी अनदर लॉ की वजह से आपने मेंटेन किया है, चाहे पेपर पे मेंटेन किया है या इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में मेंटेन किया है, उसे हम डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में रखेंगे। सेक्शन 222 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात करें तो डॉक्यूमेंट इंक्लूड करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। बोला डॉक्यूमेंट्स में हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी आ जाएंगे एज डिफाइंड इन द सेक्शन 220 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। बोला आईटी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंगली जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट में शामिल होते हैं, ऐसा इनकम टैक्स एक्ट ने बोला। और आईटी एक्ट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब होता है कोई भी रिकॉर्ड, डेटा जनरेटेड, इमेज, साउंड स्टोर्ड, रिसीव्ड और सेंट एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और माइक्रोफिल्म और कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिच। हालांकि जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कोई भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हम किसी भी फॉर्म में, हम उसे पेन ड्राइव में रख सकते हैं, हार्ड डिस्क में रख सकते हैं, माइक्रोफिल्म में रख सकते हैं, साथ ही साथ में कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिच में रख सकते हैं। तो माइक्रोफिल्म और माइक्रोफिच कंसेप्ट चलते थे डेटा स्टोर करने के लिए, बहुत पुराने ट्रेडिशनल कंसेप्ट हुआ करते थे। मैं आपको एक देसी सा एग्जांपल दे रहा हूं। आपने पुराने टाइम में गाने सुनने के लिए कैसेट्स देखे होंगे, शायद आपको याद होगा। तो जो कैसेट्स आप चलाया करते थे बीसीआर वगैरह में या फिर हम सॉन्ग सुनने के लिए, तो वो माइक्रोफिल्म और माइक्रोफिच उसमें भी डेटा स्टोर होता था। तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम बात करते हैं, इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉनिकली किसी भी तरीके से डेटा को आप क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेटा जनरेट कर रहे हैं और उसे कहीं ना कहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली उसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बोला जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मीन डेटा रिकॉर्ड और डेटा जनरेटेड, इमेज, साउंड स्टोर्ड, रिसीव्ड, साथ ही साथ में या फिर आपने सेंड किया इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और माइक्रोफिल्म में आपने सेंड किया या फिर कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिच। विद रेफरेंस टू द बिजनेस डॉक्यूमेंट इट इंटरलिया इंक्लूड, जब जब हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, बिजनेस डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, तो अदर थिंग्स के साथ साथ में डीड, कॉन्ट्रैक्ट, सर्क्यूलर, पब्लिक नोटिस, टेंडर एटसेट्रा, ये हमारे मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो मेन डॉक्यूमेंट्स का एक एग्जांपल दिया यहां पर, जैसे डीड्स की बात कर लें, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लें, सर्क्यूलर्स की बात कर लें, पब्लिक नोटिस की बात कर लें, टेंडर्स की बात कर लें। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे एस्पेक्ट कहीं ना कहीं बच्चों किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स की। अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए कि भाई जैसे हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो कोई भी, जैसे हम बात करते हैं कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे हम एक तरीके से डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। साथ ही साथ उन रिटन इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करेंगे, उनमें लॉट मोर रिटन इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, जैसे डीड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, पब्लिक नोटिस हो सकता है। एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन रहता है, डीड्स आर इंस्ट्रूमेंट बट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट डीड। जल्दी से पहले मुझे ये बताओ बेटा, डॉक्यूमेंट्स क्लियर हुआ आपको? अगर डॉक्यूमेंट को डिफाइन करोगे तो डॉक्यूमेंट में कोई भी पीस ऑफ पेपर जिस पर कुछ भी कंटेन मेंटेन है, ऑफिशियली कंटेंट मेंटेन है, उसे हम डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। और डॉक्यूमेंट को अदर डिफरेंट एक्ट में डिफरेंट तरीके से काफी ब्रॉडली डिफाइन किया गया है। अब इस चैप्टर में हम लॉट मोर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे और उसी डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, उनमें से एक डॉक्यूमेंट है बच्चों हमारा डीड। या फिर इस क्वेश्चन को मोस्टली एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है, डीड्स आर इंस्ट्रूमेंट बट ऑल इंस्ट्रूमेंट आर नॉट डीड, एक्सप्लेन, एलोबरेट, ऐसे करके क्वेश्चन को कॉन्टिन्यूसली एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां पर हम डीड को समझेंगे और बाद में देखेंगे कि जब इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट इज रिटन डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट वर्ड काफी ब्रॉडर है। वैसे इसका आंसर आपको स्टार्टिंग में मिल गया कि जब डीड की बात करेंगे तो डीड एक स्पेशल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है जिसके कुछ फीचर्स होते हैं, जो कुछ कन्वे करता है, कुछ राइट कन्वे करता है, कुछ ऑब्लिगेशन कन्वे करता है। बट डॉक्यूमेंट की बात करेंगे
तो ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट राइट एंड ऑब्लिगेशन कन्वे नहीं कर सकता। ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो डीड के कुछ फीचर्स होंगे, लेकिन हर एक डॉक्यूमेंट अपने आप में डीड नहीं हो सकता। और जब डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो रिटन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज डॉक्यूमेंट। तो मुद्दा यह रखा गया कि भाई डीड आर इंस्ट्रूमेंट। भाई डीड भी एक रिटन में होती है तो एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। रिटन डॉक्यूमेंट हमेशा क्या बन जाता है? इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। बट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट डीड। सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे डीड नहीं हो सकते। तो डीड को समझेंगे तो हम डिफाइन कर पाएंगे कि लॉट मोर टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनमें से एक डीड भी होता है। और डीड के क्या फीचर्स होते हैं, डीड के बारे में क्या बोला गया है, फिर हम ये कन्वे करेंगे कि डीड के अलावा भी लॉट मोर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो डीड की तरह राइट, ड्यूटीज, इंटरेस्ट वगैरह को ट्रांसफर नहीं कर पाते। तो हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड डीड, बट ऑल, मतलब डीड्स, ऐसे कह सकते हैं डीड्स आर इंस्ट्रूमेंट या डीड्स आर डॉक्यूमेंट, बट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स आर नॉट डीड, ऐसे करके हम बोल सकते हैं। तो ये दो तरीके से बोला जा सकता है। या तो वर्ड एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करा जा सकता है एग्जाम में, या वर्ड बेटा डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करा जा सकता है। क्वेश्चन डायरेक्टली डीड को एक्सप्लेन करने के बजाय जनरली ऐसे पूछ लिया जाता है, डीड आर इंस्ट्रूमेंट बट ऑल इंस्ट्रूमेंट आर नॉट डीड। तो पहले हम डीड को डिफाइन करेंगे, फिर हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट्स हमारा या इंस्ट्रूमेंट हमारा ब्रॉडर टर्म है। तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब रिटन डॉक्यूमेंट, और रिटन डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट वर्ड बहुत ब्रॉडर होता है। और देन आफ्टर हम बात करेंगे कि भाई सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट डीड नहीं हो सकते। चलिए, तो अब डीड के बारे में बात करते हैं। इन अ लीगल सेंस डीड इज अ सोलमन डॉक्यूमेंट, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, इसे बोल सकते हैं सिंसियर डॉक्यूमेंट, और इसे बोल सकते हैं हम एक तरीके से हमारा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। और कहीं ना कहीं जब डीड हम बना रहे होते हैं तो कोई जेन्युइन तरीके से कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए हम डीड बना रहे होते हैं। डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली तो बहुत सारे तैयार होते रहते हैं। एक जूनियर स्टाफ ने एक सीनियर स्टाफ को एक लेटर भी लिख दिया ना, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट हो गया। कस्टमर से एक लेटर मिल गया, वो भी एक डॉक्यूमेंट हो गया। हमने किसी अथॉरिटी को कुछ कम्युनिकेट किया, वो भी एक कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट हो गया। लेकिन वो कई बार उतने ज्यादा, जैसे एक स्टाफ, जूनियर स्टाफ एक सीनियर स्टाफ को अगर कुछ मेंशन कर रहा है, कुछ शिकायत कर रहा है, तो वो डॉक्यूमेंटेड करके रखी जाएगी वो शिकायत, वो डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में तो आ जाएगा। बट वो इतना ज्यादा सिंसियर डॉक्यूमेंट नहीं है, इतना ज्यादा सीरियस डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे कि जिसे संभाल के बहुत ज्यादा रखना जरूरी होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड वहीं आपकी रजिस्ट्री की जो डीड होगी, उसको बड़ा ही सिंसियर डॉक्यूमेंट है, उसे बड़ा ही हम संभाल के रखेंगे, क्योंकि वो आपके पास है तो आपके पास एविडेंस है उस प्रॉपर्टी का, अदरवाइज नहीं है। तो बच्चों लीगल सेंस में डीड इज अ सोलोमन डॉक्यूमेंट। सोलोमन डॉक्यूमेंट का मतलब होता है बच्चों सिंसियर हो गया, एक तरीके से सीरियस कह सकते हो। और आगे हम बात करते हैं डीड। डीड इज द टर्म नॉर्मली यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल द इंस्ट्रूमेंट बाय विच टू और मोर पर्सन एग्री टू इफेक्ट एनी राइट और लाइबिलिटी। जब डीड के बारे में बात करते हैं तो डीड को बेसिकली जो इस्तेमाल किया जाता है, नॉर्मली यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल द इंस्ट्रूमेंट बाय विच टू और मोर पर्सन एग्री टू इफेक्ट एनी राइट और लाइबिलिटी। बोला डीड के थ्रू जनरली क्या होता है, राइट और लाइबिलिटीज डिफाइन की जाती है। जैसे कोई आइटम सेल करते, कोई असेट सेल करते, तो उसके लिए भी डीड बनती है, सेल डीड। मतलब उस सेल डीड ही डिफाइन करती है कि भाई अब आपको इस सेल डीड के पास क्या राइट्स मिले और आपकी क्या ड्यूटी है, क्या लाइबिलिटी है। कंसिडरेशन पे करना पड़ेगा। राइट्स मतलब असेट्स को आप इंजॉय करोगे। टू टेक फॉर द एग्जाम्पल गिफ्ट डीड, जैसे गिफ्ट डीड की अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक सिंसियर डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू एक आइटम को आप दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। लेट सपोज आपने किसी को 50 लाख की कार गिफ्ट में दे दी और कोई डीड बना के नहीं दी। आज गिफ्ट में दी, कार आपके नाम है, कल को झगड़ा हो गया, वापस ले लोगे तो समस्या क्रिएट हो गई ना। ऑन द अदर एंड जब गिफ्ट डीड बना के आप दोगे तो वापस नहीं ले सकते, सिंसियर डॉक्यूमेंट हो गया, आपने ट्रांसफर किया उसे, सेल डीड। साथ ही साथ में पार्टीशन डीड, पार्टनरशिप डीड, एक के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, कल को झगड़ा होगा, प्रॉफिट कैसे बटेगा, राइट एंड लाइबिलिटी कैसे डिफाइन होंगे पार्टनर्स के बीच में।
तो डीड बना है तो डिफाइन हो जाएंगे, नहीं तो झगड़ते रहना, ऐसा बोला था वैसा बोला था। ओरल की क्या वैल्यू है? डीड ऑफ फैमिली सेटलमेंट, साथ ही साथ में लीज डीड, किसी की प्रॉपर्टी आपने किराए पर ली, लंबे टाइम के लिए लीज डीड बनाया। मोर्गेज डीड की बात करेंगे तो हमने अपनी किसी असेट्स को, और ऐसी असेट्स जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको गिरवी रखा किसी लोन वगैरह के लिए, तो मोर्गेज डीड बनाया, एंड सो ऑन। इवन अ पावर ऑफ अटॉर्नी हैज बीन हेल्ड इन द ओल्ड इंग्लिश केसेस टू बी अ डीड। जब पावर ऑफ अटॉर्नी की बात करते थे तो जो ओल्ड इंग्लिश केसेस हुआ करते थे उसको भी एक डीड के तौर पर देखा जाता था। अबाउंड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द वाइड कंपासेस ऑफ द टर्म डीड। तो जब डीड की बात करते हैं तो ये वो सारे सिंसियर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू राइट्स एंड लाइबिलिटीज अल्टीमेटली ट्रांसफर होते हैं। डीड समझ में आया बच्चों? जल्दी से कन्वे करो यहां तक का पॉइंट। डीड में बी डिफाइंड एज अ फॉर्मल राइटिंग ऑफ नॉन टेस्टामेटरी करेक्टर which purports or operates to create, declare, confirm, assign, limit, extinguish some rights, title और interest। अगेन अगले पैराग्राफ में यही बात चल रही है कि जब डीड की बात करते हैं तो डीड कहीं ना कहीं कंफर्म करता है, असाइन करता है, लिमिट करता है, एक्सटिंग्विश करता है सम राइट, टाइटल और इंटरेस्ट। द मोस्ट सुटेबल एंड कंप्रेहेंसिव डेफिनेशन हैज बीन गिवन बाय नॉर्टन ऑन डीड इज एज फॉलोज। डीड इज अ राइटिंग, और ये राइटिंग पेपर पर होती है, वैल्यूम और परचमेंट, मतलब अल्टीमेटली कोई ऑब्जेक्ट बता रहे हैं कि भाई ये राइटिंग होगी। भाई आज के टाइम में जनरली क्या होती है, पेपर पे होती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, बट ये राइटिंग की बात करेंगे तो किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे होगी, जो आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द टाइम पर पेपर इस्तेमाल हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। साथ ही साथ में सील्ड होगी, डिलीवर्ड, बियर बाय एन इंटरेस्ट, राइट और प्रॉपर्टी, passes or an obligation binding on some person is created, or which is a affirmance of the some act whereby an interest, right or property has been passed। जब डीड की बात करते हैं तो इन्होंने बोला ये पेपर पर होगी, सील्ड होगी, डिलीवर की जाएगी, और ये अल्टीमेटली डिलीवर क्या करेगी, इंटरेस्ट, राइट, प्रॉपर्टी, पासिस और ऑब्लिगेशन, जो कई ऑब्लिगेशन जो कि सम डिफरेंट डिफरेंट पर्सन पर बाइंडिंग होंगी। और इन्होंने बात करी जब डीड की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो राइट, इंटरेस्ट और प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड हुए हैं उन इन सारे के सारे एस्पेक्ट्स का कहीं ना कहीं ये एक कंफर्मेशन होता है, एक अफर्मेंस होता है। डीड इज अ प्रेजेंट ग्रांट रादर देन अ मेयर प्रॉमिस। बोला डीड में कोई प्रॉमिस नहीं होती है, प्रेजेंट ग्रांट होती है, क्योंकि डीड के थ्रू राइट ऑब्लिगेशन कन्वे किए जाते हैं, कोई सिर्फ प्रॉमिस नहीं करी जाती। टू बी परफॉर्म्ड इन द फ्यूचर, deeds are in writing, signed, sealed and delivered, but all instruments do not hold these features। बोला जो फीचर्स डीड में हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं वो फीचर्स सारे के सारे अदर इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं होते, और इसीलिए सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट कहीं ना कहीं डीड्स की कैटेगरी में नहीं आते। बच्चों आपने इनिशियल लेवल पर, फाउंडेशन लेवल पर या एग्जीक्यूटिव लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा। जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो एग्रीमेंट की बात करते हैं, तो अगला टर्म यहां पर आता है बेटा एग्रीमेंट, जो कि पहले भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। वही एग्रीमेंट हम यहाँ एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से कन्वे करो बच्चों, डीड तक क्लियर हुआ, अगले मुद्दे की हम बात कर सकते हैं एग्रीमेंट की। नेक्स्ट एस्पेक्ट की हम बात कर सकते हैं एग्रीमेंट्स की। जल्दी से बताओ बच्चों।
चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एग्रीमेंट। जब एग्रीमेंट की बात करते हैं तो इन्होंने बोला एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इन्होंने बोला कि जो एग्रीमेंट कहीं ना कहीं इन लॉ के थ्रू इन्फोर्सेबल होता है उसे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ऐसी लाइन कहीं ना कहीं आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जबरदस्त तरीके से पढ़ी होगी, ये रटी हुई होगी लाइन, अभी भी आप फ्लो फ्लो में बोलते होंगे बच्चों। दूसरा इन्होंने बोला जनरली व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज रिड्यूस्ड टू राइटिंग द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। बोला कि जब जब किसी कॉन्ट्रैक्ट को कहीं ना कहीं हम क्रिएट कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, स्टार्टिंग में पहले वो एग्रीमेंट बनता है, और एग्रीमेंट जैसे ही लॉ के थ्रू इन्फोर्सेबल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अकॉर्डिंगली देयर कैन नॉट बी एन एग्रीमेंट अनलेस देयर आर टू और मोर पार्टीज। और कहीं ना कहीं ये भी बात हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि भाई एग्रीमेंट होने के लिए दो या दो से ज्यादा पार्टीज होनी चाहिए दैट एग्री टू परफॉर्म सर्टेन द एक्ट्स एंड रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। In another words, agreement between the parties is an instrument whereby the parties freely agree to perform certain act or refrain from doing something unilaterally or bilaterally। बोला कि जब जब एग्रीमेंट्स की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि फ्रीली, जहां पर पार्टीज के थ्रू कुछ एक्ट या तो परफॉर्म किए जाते हैं या फिर परफॉर्म ना करने की प्रॉमिस की जाती है, या तो सिंगल साइडेड या फिर बाइलेटरल, यूनिलेटरल या फिर बाइलेटरल। पर्पस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज टू बाइंड द पार्टीज टू द टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन। तो जब जब हम एग्रीमेंट की बात करते हैं तो ये एग्रीमेंट कहीं ना कहीं वेरियस पार्टीज के बीच में होते हैं, और अगर ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो तो कहीं ना कहीं ये क्या बन जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला while preparing the agreement it is necessary and important that the intention of the parties should be set forth explicitly as so as not to leave any room for the doubt or future controversy। बोला कि जब जब एग्रीमेंट ड्राफ्ट करें तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि पार्टीज की जो इंटेंशन है वो एग्रीमेंट के थ्रू क्लियर कट होनी चाहिए, एक्सप्रेस होनी चाहिए, एक्सप्लिसिटली डिफाइंड होनी चाहिए। डाउट या कंट्रोवर्सी के लिए कोई रूल नहीं बचना, कोई रूम नहीं बचना चाहिए, कोई जगह नहीं बचनी चाहिए। द लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड द वर्ड यूज शुड बी डेफिनेट एंड प्रिसाइज एंड यूज ऑफ द लूज एक्सप्रेशन सच एज द प्रॉपर रीजनेबल शुड एज फार एज पॉसिबल बी अवॉइडेड। बोला कि जो लूज एक्सप्रेशंस होती हैं उन्हें टाइम टाइम पर हमें अवॉइड करना चाहिए जब जब हम कोई एग्रीमेंट तैयार करें। तो एग्रीमेंट की बात करेंगे तो जब कोई भी दो पार्टी किसी काम को करने या न करने के लिए आपस में एग्री होते हैं तो उसे ऑन द पीस ऑफ पेपर फ्री माइंड से कहीं ना कहीं एग्रीमेंट को तैयार किया जाता है। और एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए इसके रेफरेंस में हमने कुछ यहाँ पर गाइडेंस मेंटेन किया, और एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो आगे जाकर के वो कॉन्ट्रैक्ट में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो व्हाट इज एग्रीमेंट एंड टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, अगला मुद्दा आता है बच्चों हमारा कि जो एग्रीमेंट के किस किस कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, मतलब किस किस रेफरेंस में एग्रीमेंट किए जा सकते हैं वेरियस पार्टीज के बीच में। तो जब बच्चों टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट की बात करते हैं तो बिजनेस के दौरान हम वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट टाइम टाइम पर वेरियस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट करते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के साथ में, जैसे कि क्लाइंट्स के साथ में, बैंक के साथ में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एम्प्लॉइज और अदर पर्संस के साथ में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्रीमेंट बनाते रहते हैं। उनमें से कुछ टाइप ऑफ एग्रीमेंट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो कंटेंट है बेटा इसे एक बार रीड कर लेना, क्योंकि सेल परचेज एग्रीमेंट जाहिर सी बात है दो पार्टी किस बात पर एग्री करेंगे, किसी आइटम को सेल या परचेज से कनेक्टेड वहां पर ड्राफ्टिंग होगी, उससे कनेक्टेड एक्टिविटीज या टर्म्स एंड कंडीशन की हम बात कर रहे होंगे। कॉमर्शियल एजेंसी एग्रीमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर कहीं ना कहीं जो एग्रीमेंट्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रिंसिपल और एजेंट्स के बीच में होंगे।
कॉमर्शियल एजेंसी एग्रीमेंट्स की बात करेंगे तो कई बार इन्होंने बोला समटाइम बिजनेस आर कंडक्टेड बाय द ट्रेडर नॉट डायरेक्टली विद देयर काउंटर पार्ट्स बट थ्रू द एजेंसी ऑफ इंडिपेंडेंट एजेंट अपॉइंटेड फॉर द पर्पज और सच एजेंट वुड लोकेट द कस्टमर फॉर द प्रिंसिपल्स गुड्स इन सर्टेन कंडीशन and would have the implied authority to deal with the goods of the principal, allow credit terms to the customer and receive payment from the customer on behalf of the principal. तो commercial agency contract are entered into by the organization for running business through the mode of business operations. यानी कि इन्हीं एजेंट्स के साथ में जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन होती हैं वो सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन कॉमर्शियल एजेंसी एग्रीमेंट्स के थ्रू डिफाइन होती है। तो सेल परचेज एग्रीमेंट में सेल परचेज रिलेटेड एस्पेक्ट्स और जब आप डायरेक्टली बिजनेस नहीं करना चाह रहे हैं तो अपने एजेंट से जो एग्रीमेंट जो एजेंट से जो टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन करेंगे वो कॉमर्शियल एजेंसी एग्रीमेंट्स में डिफाइन करेंगे। बोला कई बार क्या होता है कि दो एंटिटीज हैं उनके बीच में कोलैबोरेशन एग्रीमेंट भी किए जाते हैं। ए एंटिटी मान के चलो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है और बी एंटिटी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो बी एंटिटी के प्रोडक्ट को ए एंटिटी की मदद से मार्केट में कहीं ना कहीं सेल किया जा रहा है टेक्नोलॉजी का एडवांटेज लेकर के, तो उसे क्या बोला जाएगा कोलैबोरेशन एग्रीमेंट। जैसे कि कोई आईटी के फील्ड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में किसी का मार्केटिंग बहुत अच्छा है, डिजिटल मीडिया पे बहुत अच्छा काम कर लेता है और दूसरा प्रोडक्ट जैसे कि हम बात करें इंस्टीट्यूशन का बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं। आज की डेट में बच्चों हम आपको क्लासेस दे रहे हैं तो ये कोलैबोरेशन एग्रीमेंट की मदद से ही दे पा रहे हैं। हमारा काम है पढ़ाना लेकिन आप तक इस क्लास को पहुंचाने की जिम्मेदारी कुछ लोगों के पास है। वो दिन रात कहीं ना कहीं इस फील्ड में काम करते रहते हैं कि कैसे आप तक स्मूथली क्लास पहुंचाई जा सके। तो उन लोगों के साथ हमने कोलैबोरेशन किया, बोला आप टेक्नोलॉजी पर फोकस करो हम बच्चों को पढ़ाने पर फोकस करते हैं। तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो हमारे और उनके बीच का जो एग्रीमेंट है दैट आर कवर्ड अंडर द हेड कोलैबोरेशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की बात करेंगे तो इन्होंने बोला कि यहां पर जब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की बात करते हैं, आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से किसी भी इंटरमीडियरी का इस्तेमाल करके जो डिस्प्यूट्स हैं उन्हें हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कोर्ट में खींचने के बजाय आपस में सेटलमेंट करके खत्म कर सकें। तो आर्बिट्रेशन मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मींस एन एग्रीमेंट बाय द पार्टीज टू सबमिट टू द आर्बिट्रेशन all or certain disputes which have arisen or which may arise between them in respect of the defined relationship, whether contractual or not. It may be in the form of arbitration clause in a contract or in form of a separate agreement. बोला कि कई बार क्या होता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट जब किसी पार्टी के साथ करते हैं तो आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल देते हैं कि भाई कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम पहले इसके पास चलेंगे, वो हमारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा, तो वो तो हो गया आर्बिट्रेशन क्लॉज। कई बार आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं भी होता तो भी अगर हमारे बीच में कुछ डिस्प्यूट होता है तो हम चाहते हैं कि भाई किसी मीडिएटर का सहारा लेकर के उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर दिया जाए। मतलब एक तरीके से कोर्ट से बाहर जा करके, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, कोर्ट से बाहर जा करके हम कोर्ट में लंबा लंबा किसी केस को ना खींच करके, डिस्प्यूट ना करके, हम उसे कहीं ना कहीं उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की मदद से उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रहे होते हैं। तो दीज आर द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, मतलब दोनों पार्टी एग्री कर रही हैं और कहीं ना कहीं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो रहा है। हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट कह सकते हैं। हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट की बात करते हैं। हाइपोथिकेशन का मतलब होता है कि एक तरीके से हमारी जो असेट्स हैं, प्लेज, हाइपोथिकेशन, मोर्गेज, ये जो वर्ड हैं ये कहीं ना कहीं ये गिरवी रखने के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। प्लेस मतलब मूवेबल आइटम, इमूवेबल आइटम को कहीं ना कहीं हम बंधक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं उसे मोर्गेज बोला जाता है। और हाइपोथिकेशन की बात करते हैं, यहाँ भी असेट्स को एक तरीके से गिरवी रखा जाता है लेकिन उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट होता है कि असेट्स आपके पास है, जैसे कि बैंक से आपने लोन लिया तो बैंक क्या करेगा, आपकी गाड़ी को अगर वो एक तरीके से मोर्गेज कर लेगा, गिरवी रख लेगा अपने पास, तो फिर आप उस गाड़ी को खरीदने का फायदा क्या है, मूवेबल आइटम है तो वो असेट्स को आपके नाम में ही कर देता है और साथ ही साथ में आप ही उसे यूज करते हो, पोजीशन भी आप ही के पास होती है। बट जैसे ही आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे
एक्सक्लूसिव राइट्स उसके आपके पास आ जाएंगे, मतलब फिर बैंक का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। तब तक के लिए बैंक ने उसे हाइपोथिकेशन कर रखा होता है। अगर आप डिफॉल्टर होंगे तो बैंक के पास राइट होगा, वो आपकी एसेट्स को लेकर के आ सकते हैं, अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। तो हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट भी कहीं ना कहीं ड्राफ्ट होते हैं। हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट इज अ डॉक्यूमेंट बाय विच लीगल प्रॉपर्टी इन अ गुड्स passes to the person who lend money on them but the possession does not pass। बोला कि जब जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि उस गुड्स की पोजीशन, जैसे मैं बैंक के केस में बात कर रहा हूँ, बैंक जो है उस कार को आपको यूज करने की परमिशन दे रहा है, लेकिन लीगल पोजीशन उसकी आपके पास नहीं है। लीगल पोजीशन बैंक कभी भी वापस ले सकता है, उस कार को वापस आपके पास से लेकर के चला जा सकता है। तो जनरली क्या होता है, ऐसे केसेस में हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट बनाए जाते हैं जहां पर कार भी आपके नाम में हो, क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है ना, कार में बड़ा लफड़ा होता है। अगर कार बैंक ने अपने नाम में करवा ली और उसके बाद होगा क्या कि लेट सपोज आपने अपनी कार से एक्सीडेंट कर दिया, किसी को भगवान के पास पहुंचा दिया, तारीख कौन करने जाएगा? बैंक के ऑफिसर्स जाएंगे। बोला कि भाई आपने एक्सीडेंट कर दिया, क्योंकि कार किसके नाम थी? बैंक के नाम में थी। तो कार को नाम में उसके करो जो कार चला रहा है, लेकिन आपने लोन दिया है ना, आपके लोन की भरपाई के लिए कार की पोजीशन को आप लेकर के अपने पास आ सकते हो। आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट की बात करते हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कई बार अपने काम को दूसरे से करवाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपनी कंप्लाइंस वर्क हम खुद अपनी एंटिटी में खुद कर सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी हमने जॉब पर रख लिया, हम अकाउंटिंग वर्क अपनी एंटिटी में खुद कर सकते हैं। कई बार ये सारी चीज़ें हम बाहर किसी से आउटसोर्स करवा लेते हैं, वो हमारे को कंसल्टेंट के तौर पर हमारे काम को कर रहा होता है। तो आउटसोर्सिंग के रिगार्ड में जो एग्रीमेंट बनते हैं वो कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट बोले जाते हैं। एग्रीमेंट फॉर असाइनमेंट, किसी भी प्रॉपर्टी को असाइन करने के लिए एग्रीमेंट आप बना सकते हो। शेयर होल्डर्स के बीच में आपस में एग्रीमेंट हो सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड टाइम टाइम पर एग्रीमेंट स्टार्टिंग में ही साइन हो जाते हैं कि भाई किन किन टर्म्स एंड कंडीशन पर आप एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करके रखोगे। तो ऐसे करके बेटा इसमें से जितने भी आपको याद आ जाए एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हो। एज इट इज बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की उसमें ज़रूरत है नहीं। एग्रीमेंट क्या होता है इसे डिफाइन कर सकते हो अगर एग्जाम में आए तो। टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, कोई समस्या रहेगी बेटा? और ये कोई एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं, इसके अलावा जो भी कंसेप्ट जिसके रिगार्ड में हम एग्रीमेंट बना सकते हैं वो नाम इसमें डाल सकते हो। पर दो चार नाम इससे मिलते जुलते रहेंगे तो अच्छा रहता है, क्योंकि सॉल्यूशंस में वही फैक्ट आता है, तो उसे अच्छे से मार्क्स थोड़े से बढ़ जाते हैं।